प्यारे साथियों नमस्कार, मैं रोहित नागर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नौकरी पक्की है में स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा आपको पता है और आप विशेष रूप से तैयारी में होंगे, उसी क्रम में हम लोग आप सभी के लिए दिल्ली पुलिस ओरिएंटेड क्लासेस करा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है 1 सितंबर 2023 से 7,547 वैकेंसी आ रही है और निश्चित रूप से आपको इसमें अपनी एक सीट फिक्स करनी है, नौकरी पक्की करनी है। क्योंकि अपने अनुभव के आधार पर हर वो प्रश्न, चाहे वो कंसेप्ट से लेकर सिलेबस से लेकर पेपर में आने वाले क्वेश्चन हो, एक एक क्वेश्चन बड़े तरीके से मैं आपको कराऊंगा। जब सिलेबस कर लेंगे, जब हम प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, एक एक क्वेश्चन उसके अलावा भी हम करेंगे। तो प्यारे साथियों, फिलहाल हम स्टैटिक जो जीके का पोर्शन है उसको आपको करा रहे हैं। जो पूर्व में क्लासेस थी वो प्रमुख पुरस्कार दिवस, संगठन, स्थल और तमाम तरीके के जो प्रश्न स्टैटिक जीके से संबंधित है, एक एक वीडियो में हमने कराए। और आज जो हम क्लासेस करा रहे हैं वो क्लासेस है प्रमुख संगठन और उनके हेडक्वार्टर्स, उनके मुख्यालय। एक प्रश्न अवश्य यहां से आता है, चाहे वो उस स्पेसिफिक संगठन के बारे में हो, उनकी स्थापना के बारे में हो, उनके सदस्य के बारे में हो, उनके संगठन में क्या क्या और अन्य व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में हो, तो एक प्रश्न अवश्य यहां से बन जाता है। तो इसलिए मैं एक जो प्रश्न जहां से बनता है उससे संबंधित जो पूरा उसका कंसेप्ट, जो पूरा उसका सिलेबस है, ऐसे नहीं कहीं का रोड़ा है कहीं का कुछ है, नो, एक टॉपिक लिया, एक प्रश्न लिया, वहां उसका पूरा एनालिसिस कर दिया ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छूटे ना। मेरे छोटे भाई बहनों, मेरे लाडलो, इस बात को आप मन में रख लो, अगर एक भी प्रश्न आपसे छूट रहा है तो आप 1000 बच्चों से पीछे हो जाते हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सपना बड़ा है, और दिल्ली पुलिस जैसी नौकरी मिल जाए और उसका सपना यदि मन में हो तो फिर कोई गुंजाइश छोड़ना अपने आप में बड़ा दाव है। और मौका मिला है, मौका आपके पास है। अभी भी अगर कोई व्यक्ति ये मानता हो कि मैं तैयारी यहां से नहीं कर सकता, तो अब भी समय, अभी तो फॉर्म भी नहीं आए, 1 महीना अभी फॉर्म आने में भी, और उसके बाद 2-3 महीने आपको मिले हैं। 14 नवंबर से एग्जाम है, तो वो भी मानसिकता यदि किसी की होगी, सर मैं अभी तैयारी नहीं कर पाया, तो उसे भी घर पर आने की जरूरत नहीं है। हर तरीके से हम उसके साथ हैं, चाहे उसका सिलेबस कराना हो, चाहे उसके प्रीवियस पेपर कराने हो, मॉक लगाने हो, रिवीजन कराने हो, हर क्वेश्चन उसका तरीके से करा देंगे। बस शर्त आपको हमारे साथ बने रहना और बार बार रिवीजन करते रहना है। रिवीजन इज द सक्सेस ऑफ की, जो सफलता की कुंजी है। तो इसलिए रिवीजन साथ के साथ करते रहें और साथ ही ये चैनल सब्सक्राइब करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो है उनको शेयर करें। तो आइए चलते हैं, आज की जो हमारी क्लास है वो है प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय, उसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, मेरे छोटे भाई बहनों, जो मेन क्वेश्चन बनता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट अंतरराष्ट्रीय संगठन है, वो है यूएनओ। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा संगठन यदि कोई है वो है यूएनओ। कई बार प्रश्न बनता है कि यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में आप कहें संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना मेरे दोस्त 24 अक्टूबर 1945 को हुई। कब हुई इसकी स्थापना? प्रश्न बनता है सीधा सीधा, या यूएनओ स्थापना दिवस पूछ लेगा आपसे तो सीधा वो भी प्रश्न यहां से बन जाएगा। हर एक पॉइंट पर प्रश्न है, हर एक पॉइंट पर क्वेश्चन है, तो एक भी पॉइंट आप मिस ना करें। जो मेरे पढ़ाने का तरीका वो है, यदि कोई अक्षर भी मैंने लिख दिया तो हो सकता है वहां से प्रश्न बने और हूबहू बने, क्योंकि पेपर का बड़ा लंबा अनुभव है दोस्त। तो कहने का मतलब है, क्योंकि 2008 से एसएससी क्वालिफाई कर रहे हैं, फिर 2009 में दिल्ली पुलिस हो, फिर सीपीओ एग्जाम हो, फिर यूपीएसआई हो, तो तमाम टेस्ट पास करे हैं। और दिल्ली पुलिस के जो विद्यार्थी हैं, जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनको लगभग 15 सालों से मुझे अध्यापन का समय लगभग हो गया। तो छोटे भाई बहनों, आप किसी भ्रम में ना रहें, मेरा सिर्फ इतना साथ दें कि आप बस रिवीजन साथ के साथ करते रहें।
तो यूएनओ जो संगठन है उसकी स्थापना कब हुई, प्रश्न पूछता है 24 अक्टूबर 1945। प्रश्न या तो इस तरीके से देगा 1942, 1944, 1946, 1948 या 1945, तो आपका आंसर हो जाएगा 1945। या डेट भी पूछ सकता है कि 10 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 15 अक्टूबर या 24 अक्टूबर, तो आपका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर। यदि ईयर पूछे 1945 और टोटल हो गया 24 अक्टूबर 1945। अगला प्रश्न पूछता है नंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं, इस संघ में कितने देश हैं, विश्व का सबसे बड़ा संघ कितने देश हैं, टोटल देश है 193 और प्लस में 2 इसके अभी पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। अभी ये कंप्लीट राष्ट्र नहीं बने, वो कौन कौन से हैं, वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन, वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन, ऐसे 2 कंट्री हैं अभी वो पर्यवेक्षक में हैं, अभी विचाराधीन है। और 193 प्रश्न देगा 190, 191, 192, 193 कितने राष्ट्र हैं, तो आपका आंसर होगा 193। पर्यवेक्षक के राष्ट्र हैं 2, कौन कौन से, वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन। अगला प्रश्न, इसका मुख्यालय कहां है, प्रश्न बनता है इसका मुख्यालय कहां, हेडक्वार्टर कहां है, तो मेरे छोटे भाई बहनों इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। अमेरिका जो सुप्रीम पावर बनी हुई है उसी में इसका हेडक्वार्टर है, कहां, न्यूयॉर्क यूएसए। और इसके जो 193 है छोटे भाई, ये 193 है, 193वां देश कौन सा है, प्रश्न पूछ लेता है। 193 तो है भैया, तो 193वां देश कौन सा है, तो वो है दक्षिणी सूडान। कौन सा देश है वो सबसे अंतिम जो बना है, दक्षिणी सूडान। प्रश्न रहेगा कि सबसे अंतिम जो इसका देश बना है 193वां, वो कौन सा देश है, तो वो है दक्षिणी सूडान। क्लियर। अगला, इसका हेडक्वार्टर कहां है, न्यूयॉर्क यूएसए। महान है, सबसे बड़ा है, तो महाशक्ति के पास हेडक्वार्टर होगा, तो न्यूयॉर्क यूएसए। अगला प्रश्न बनता है भाई ये जो यूएनओ नाम दिया गया, जो यह यूएनओ नाम दिया गया, ये किसने दिया, ये नाम दिया यूएस के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं एफ.डी. रूजवेल्ट। एफ.डी. रूजवेल्ट, इस नाम की एफ.डी. किसने करवा दी, रूजवेल्ट ने। इस तरीके से याद कर सकते हैं, इस यूएनओ की एफ.डी. किसने करवा दी, रूजवेल्ट ने। तो प्रश्न बनता है कि यूएनओ का नाम किसने दिया, तो एफ.डी. रूजवेल्ट। अगला प्रश्न कि भाई यूएनओ तो ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना, अरे बना तो बना क्यों भाई, कोई चीज बना रहे तो उसको जरूरत क्यों पड़ी, क्यों ये संगठन बनाया, वैसे भी तो देश रह सकते थे, फिर बनाए क्यों, उसका कहना मतलब है उसकी बात जरूरत इसलिए पड़ी कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। उस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कब हुआ, प्रश्न कई बार बना है, इसकी शुरुआत कब हुई, 1 सितंबर 1939। प्रश्न में फिर बोल रहा हूं कि जो अक्षर बोर्ड पे लिख दिया हो सकता है हूबहू सीधा वही प्रश्न मिले, तो किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ना है, किसी भी पॉइंट से प्रश्न बन सकता है। एक एक पॉइंट, एक एक अक्षर मैं वो करा रहा हूं जो आपके प्रश्न में, जो आपके पेपर में आएगा, इसलिए किसी को भी ना छोड़ें। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक, लगभग 6 वर्षों तक यह द्वितीय विश्व युद्ध चला। जब यह द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो विश्व स्तर पर फिर कोई अन्य युद्ध ना हो, अन्य कोई ऐसा मामला ना हो, उसके लिए जो राष्ट्र थे उन्होंने अपनी सहमति से एक ऐसे संगठन का निर्माण किया ताकि भविष्य में ऐसे युद्धों से बचा जा सके। तो उसके लिए क्या स्थापना हुई, जो संगठन बना वो संगठन ही मेरे दोस्त क्या रहा, वो जो संगठन बना उसी का नाम यूएनओ था, उसको ही संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है, जिसमें टोटल 193 देश है और 2
पर्यवेक्षक राष्ट्र है। अब इसमें भाषाएं कितनी होती है? लैंग्वेजेस कितनी कितनी है? तो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रसियन, अरबी और स्पेनिश। नंबर 1 टोटल जो मेन है भैया वो है 6 भाषाएं कितनी? 6 तो 6 भाषा कौन सी? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रसियन, अरबी, स्पेनिश। क्लियर है? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रसियन और अरबी और स्पेनिश। कोई दिक्कत है इस बात में? अगली बात, बजट कौन जारी करता है? प्रश्न बनता है कौन जारी करता है? तो महासभा द्वारा। बजट कब कहां से पेश होता है? या बनता है महासभा के द्वारा। प्रश्न कई बार बना है, सीधा सीधा बनता है, बजट कहां से? तो वो महासभा द्वारा। अगला पॉइंट कि भाई इसके सदस्य जो है, मूल रूप से सदस्य का क्या सिस्टम है, इसके जो सदस्य का तरीका होता है वो है, इसमें टोटल 15 सदस्य इसमें सचिवालय मेन उसमें होते हैं 15 कंट्री, जिसमें से 5 इसके स्थायी सदस्य हैं। जो सुप्रीम पावर 5 कंट्रीज है, जो इसमें यूएनओ में 5 है, 5 इसके स्थायी सदस्य होते हैं। वो कौन से? यूएस, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन इसके प्रमुख स्थायी देश है। क्लियर? अब जो अस्थायी है, प्रश्न बनता है, किसी बार परमानेंट से पूछ लेता है, कौन कितने नंबर कुल पूछेगा, स्थायी और अस्थायी 15, फिर पूछता है स्थायी 5, अस्थायी 10। अब नंबर ऑफ टोटल जो होंगे, नंबर ऑफ टोटल में क्या 2/3 बहुमत से चुनाव होता है इसके लिए, अस्थायी सदस्य के लिए भी। कितने? इन्हीं सदस्यों में से 10 सदस्य का चुनाव होता है। कितने के लिए? 2 वर्षों हेतु। ये जो टोटल यहां है राष्ट्र 193 या जो 5 में से और बचे, उन राष्ट्रों में से ही 10 राष्ट्रों का चुनाव 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में, अस्थायी सदस्य के रूप में होता है। कितने? नंबर ऑफ टोटल 10, 5 तो स्थायी, बाकी जो बचे उनका 2/3 2/3 प्रत्येक उनमें से 10 सदस्य चुने जाएंगे 2 वर्षों के लिए। ये अस्थायी सदस्य हैं 10। बात समझ रहे हैं आप मेरी? 5 स्थायी हो गए। जो ये 10 सदस्य स्थायी चुने जाते हैं, कई बार इन पर भी प्रश्न सीधा सीधा बना, भैया ये 10 कहां से? तो जो 193 राष्ट्र रहे, उन राष्ट्रों में से 2/3 बहुमत अपनों में से ही चुनकर 2 वर्ष हेतु 10 सदस्यों का चुनाव करते हैं, जिन्हें अस्थायी सदस्य कहा जाता है। 5 तो फिक्स हो गए। अब ये जो 5 है, यूएस, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ये जो है ये 5 स्थायी सदस्य होते हैं और जो अस्थायी हैं वो 10 होंगे। 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 2 वर्ष बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो अगला प्रमुख अंग कौन से हैं? तो टोटल अंग कितने हैं इसके मुख्य? वो है 6। भाषा कितनी? 6। अंग कितने? 6। कौन कौन से? महासभा, जो सुप्रीम जनरल असेंबली जिसे आप कहते हैं, सुप्रीम, ये विश्व की लघु संसद भी इसे आप कहते हैं। मिनी पार्लियामेंट, वर्ल्ड की मिनी पार्लियामेंट, महासभा, जनरल असेंबली, और ये यूएनओ का सबसे मजबूत अंग है और मेन है, फर्स्ट है, मेन है। दूसरा है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। दूसरा अंग क्या है?
जो दूसरा अंग है वो है सुरक्षा परिषद। इसका काम क्या है? इसका काम है शांति सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सिक्योरिटी काउंसिल की। ये जनरल असेंबली, ये सिक्योरिटी काउंसिल। अगला पॉइंट, आर्थिक व सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका काम है आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो सदस्य राष्ट्र है उनका सहयोग, उनका समृद्धि, उनकी आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा की गारंटी कह लो, या उनका इस पर सारा दारोमदार इस अंग के माध्यम से होता है। अगला प्रन्यास परिषद, नंबर 4 प्रन्यास परिषद। नंबर 5 कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल जस्टिस वाला मामला। जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है वो कहां पर है? वो है द हेग। कहां पर है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय? इंटरनेशनल कोर्ट वाला मामला कहां पर है भैया? वो है हेग। कई बार प्रश्न बना है, कई बार प्रश्न बना है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? हेग, नीदरलैंड में। कहां पर? हेग, नीदरलैंड में। और जो इसमें न्यायाधीश चुने जाते हैं, जो इसमें न्यायाधीश चुने जाते हैं वो कितने वर्ष हेतु चुने जाते हैं? 2 साल हेतु, 5 साल हेतु, 7 साल हेतु या 9 वर्ष हेतु। जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश चुने जाते हैं वो कितने वर्ष हेतु चुने जाते हैं? तो छोटे भाई वो चुने जाते हैं 9 वर्ष हेतु। वो चुने जाते हैं 9 वर्ष के लिए। यदि एक बार चुन जाता है तो वो कितने वर्ष तक रहता है? 9 साल तक। और लास्ट है, अगला है जो छठा पॉइंट है वो है सचिवालय, सेक्रेटरीट, सचिवालय। तो इस तरीके से इसके टोटल अंग हो गए 6, भाषा हो गई 6, सदस्य राष्ट्र वो जो बनते हैं वो स्थायी वाले हैं 5, अस्थायी जो होते हैं वो 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए 10 राष्ट्रों को चुना जाता है। अगला पॉइंट, अब ये जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है द हेग में, जिसका मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड में जिसका मुख्यालय है, ये मेरे दोस्त इसमें इंडियंस भारतीय जस्टिस कितने बने हैं, कौन कौन से बने हैं? तो नंबर 1 या टोटल ऑफ जो बने हैं वो अब तक बने हैं 4। पूछ लेता है प्रश्न, या तो ये पूछ लेगा कि टोटल कितने 4, या पूछ लेगा भैया कोई से 3 दे देगा, एक अलग से दे देगा तो कौन सा नहीं बना, या 3 अलग से दे देगा, एक इनमें से रख देगा, पूछेगा कौन सा इनमें अब तक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश रहा है। तो सबसे पहले बेनेगल रामाराव, पहला नाम किसका है? बेनेगल रामाराव। दूसरा नागेंद्र सिंह। तीसरे कौन से नहीं हैं? तीसरे कौन से? रघुनंदन पाठक। और लास्ट जो अभी चौथे हैं वो है दलबीर भंडारी। आपने कई बार करंट में नाम सुना होगा दलबीर भंडारी। तो दलबीर भंडारी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय न्यायाधीश हैं। कौन से? बेनेगल रामाराव रहे हैं, नागेंद्र सिंह, रघुनंदन पाठक और दलबीर भंडारी। टोटल कितने? 4। पहले बेनेगल रामाराव, नागेंद्र सिंह, रघुनंदन पाठक और दलबीर भंडारी। अगला पॉइंट, वीटो पावर। ये वीटो पावर क्या होती है दोस्त? ये वीटो पावर होता क्या है? किसी कोई बहुमत से पास कराना हो, किसी राष्ट्र के खिलाफ कोई आपत्ति दर्ज करानी हो, या कोई और अन्य मामलों में विशेष शक्ति होती है। और बहुमत पारित होने के लिए अपना अपना जब मत होता है तो ये 5 जो स्थायी सदस्य थे, जो ये 5 स्थायी सदस्य हैं, वो 5 स्थायी सदस्य को ही वीटो पावर प्राप्त
है, उन्हीं को ये वीटो पावर प्राप्त है। 5 स्थायी सदस्य को ही वीटो पावर प्राप्त है। और ये वीटो पावर सबसे ज्यादा किस व्यक्ति ने या राष्ट्र ने प्रयोग करी है? सबसे ज्यादा वीटो पावर, प्रश्न बनता है कि वीटो पावर किसके पास है? 5 शक्तिशाली, या कहने लगे कितने देशों के पास है? कहेगा 7, 8, 9 या 5। कितने राष्ट्रों के पास वीटो पावर है? 5। कौन है वो स्थायी सदस्य जो है? और सबसे ज्यादा किस राष्ट्र ने प्रयोग की है? तो सर्वाधिक प्रयोग करता है रूस। रूस ने सबसे ज्यादा वीटो लगाया है। और एक बात यहीं समझते चलो कि जो राष्ट्र यदि इन 5 में से एक ने भी वीटो पावर का यूज कर लिया तो वो जो मत है, जो बहुमत है, या कोई भी किसी राष्ट्र के खिलाफ कोई है, तो वो मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा, पास नहीं होगा। इसलिए इस वीटो पावर की बहुत ही पावर है, विशेष शक्ति है। अगला पॉइंट, महासचिव। इसके महासचिव कितने हैं, कौन कौन रहे हैं, इस पर भी कई बार प्रश्न बना है। तो अब तक टोटल महासचिव किसके? यूएन, यूनाइटेड नेशन के, संयुक्त राष्ट्र के अब तक कितने महासचिव रहे हैं? 9 नंबर, जिसे आप कहेंगे महासचिव। यूएन महासचिव कितने रहे हैं? 9। तो सबसे पहले कौन से? ट्रिगवैली कहां के थे? नॉर्वे। प्रश्न पूछता है सबसे पहले कौन से? ट्रिगवैली। किस राष्ट्र के रहे हैं? नॉर्वे। अगला है 2 नंबर, डेग हेमरसोल्ड। नंबर 2 कौन से रहे हैं? डेग हेमरसोल्ड। किस राष्ट्र के रहे हैं? तो वो रहे हैं स्वीडन। नंबर 3, यू थांट। कौन? यू थांट कहां के? म्यांमार के। प्रश्न कई बार बना है, यू थांट किस राष्ट्र के रहे हैं? म्यांमार के, स्वीडन के, फ्रांस के या ऑस्ट्रिया के? तो आपका आंसर रहेगा म्यांमार। अगला नंबर 4 कौन रहे? कुर्तवाल्दीहिम जो ऑस्ट्रिया के थे, चौथे क्रम के महासचिव थे। तो नंबर 4 ट्रिगवैली, नंबर 1 डेग हेमरसोल्ड, यू थांट और कुर्तवाल्दीहिम। तो ये इस तरीके से ये 4 के 4 महासचिव आपने देखे। नॉर्वे पहले, दूसरे स्वीडन, तीसरे म्यांमार, चौथे कहां के हैं? ऑस्ट्रिया। और नंबर 5 पर, क्योंकि ये टोटल कितने हैं? 9 यूएन महासचिव। तो नंबर 5 पर कौन से हैं? जेवियर कुयार जो पेरू राष्ट्र के हैं। वो जो कहां के हैं? जेवियर कुयार, ये है पेरू। तो पेरू के जेवियर कुयार 5वें क्रम के यूएन महासचिव रहे हैं। नंबर 6 बुतरस घाली, बहुत फेमस रहे हो, कई बार प्रश्न बना है। तो बुतरस घाली कहां के हैं? मिस्र के। बुतरस घाली कहां के? मिस्र के। कितने क्रम के? 6ठे। नंबर 7 कोफी अन्नान, कई बार प्रश्न बना है कि 7वें क्रम के कौन से? कोफी अन्नान। तो कहां के? घाना। कोफी अन्नान पूछेगा, यूएन महासचिव कोफी अन्नान कहां के महासचिव थे, किस राष्ट्र से संबंधित थे? तो वो थे घाना। नंबर 8 बान की मून कहां के? दक्षिण कोरिया। प्रश्न बनता है, यूएन महासचिव को बान की मून का संबंध किस राष्ट्र से है? दक्षिण कोरिया से, घाना से, मिस्र से या पुर्तगाली? तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। तो और नंबर 9 अंतोनियो गुतरेस कहां के? प्रश्न बनेगा किस राष्ट्र के हैं? तो ये है पुर्तगाल। नंबर 9, टोटल कितने? 9। और 9 नंबर पे कौन है? अंतोनियो गुतरेस। किस राष्ट्र के हैं? पुर्तगाल। अगला पॉइंट, तो अभी आपने देखा जो मेन था वो था यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ।
अब उन्हीं से संबंधित और अन्य जो प्रमुख संगठन है, प्रश्न यूएनओ पे तो बनता ही बनता है, चाहे उसके राष्ट्र हो, उसकी भाषा हो, उसके स्थायी सदस्य हो, अस्थायी सदस्य हो, महासचिव हो, तमाम तरीके के प्रश्न यूएनओ पे, चाहे वो स्थापना दिवस के रूप में हो, वर्ल्ड वार से संबंधित प्रश्न हो, हर तरीके से घुमा घुमा कर वो प्रश्न आपके लिए रखता है। तो अब अगले जो प्रश्न रहते हैं, जो प्रश्न अक्सर वो मुख्यालय से संबंधित पूछता है, एक ना एक प्रश्न वो इन सभी संगठनों के हेडक्वार्टर से जरूर पूछ लेता है। तो इस तरीके से आपको उन प्रश्नों को भी तैयार करना है। तो आपको इनका बार बार रिवीजन करना है। कई बार मिस्टेक से हो जाता है कि इधर उधर हो जाता है। जब आप बार बार रिवीजन करेंगे तो फिर आपसे ये मिस्टेक भी, ये गलत होने की मिस्टेक भी नहीं होगी। तो चलिए, पहला वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, जिसे आप WB कहते हैं या वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, जिसे आप वर्ल्ड बैंक कहते हैं, विश्व बैंक कहते हैं, इसका मुख्यालय कहां पर है? जो राष्ट्र है, जो मैन पावर है, वहीं तो मुख्यालय होगा भाई। जिसकी लाठी उसका भैंस, इस तरीके से समझ ले। तो विश्व बैंक किसके पास? वाशिंगटन DC। अगला, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। तो मुद्रा से संबंधित मामले भी किसके पास रहेंगे? जिसकी लाठी उसकी भैंस, फिर से वही वॉशिंगटन DC। भाई रुपया का मामला हो, बैंक का हो, मुद्रा का हो, तो उसी के पास तो रहेंगे जिसके मामला मजबूत। तो वाशिंगटन DC। अगला नंबर तीसरा, UN का खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर? रोम में। प्रश्न कई बार बनता है, सीधा सीधा बन जाता है, FOA का मुख्यालय कहां पर है, या UN खाद्य एवं कृषि संगठन का हेडक्वार्टर कहां है? तो रोम। प्रश्न सीधा रोम। अगला मेरे दोस्त, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, एरोप्लेन वाला मामला मेरे दोस्त। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का कई बार प्रश्न बना है, वो है मॉन्ट्रियल, कनाडा। तो कनाडा में क्या होता है? मॉन्ट्रियल में माटी से कनाडा, मॉन्ट्रियल कनाडा से नागरिक उड्डयन संगठन। अगला, विश्व पर्यटन, तो पर्यटन का मामला, टूरिज्म का मामला। तो पर्यटन कहां पर हेडक्वार्टर? मैड्रिड स्पेन, मैड्रिड स्पेन। कहां पर? विश्व पर्यटन संगठन, जिसे आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO भी कहते हैं। मैड्रिड स्पेन, मैड्रिड स्पेन। अगला, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, लेबर वाला मामला। श्रम का मतलब लेबर। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर कहां है? वो है मेरे दोस्त जेनेवा। और जेनेवा कहां पर है? कई बार देखो, यहां आपको एक बात समझ लेनी होगी, प्रश्न में कई बार उसका डिस्ट्रिक्ट या उसका जो जगह है उसका नाम देता है, या कई बार प्रश्न में क्या करता है, वो उस कंट्री का ही नाम दे देता है, सीधा कंट्री का नाम दे देता है। तो जेनेवा कहां पर है? जेनेवा जो जगह है वो कहां पर है? या तो जेनेवा देगा, या प्रश्न में क्या दे देगा आपको? सीधा स्विट्जरलैंड दे देगा। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर कहां है? वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला, सार्वभौम डाक संघ, पोस्टल यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। पीस, डाक का मतलब पोस्टल मेरे दोस्त। तो सार्वभौम डाक संघ का हेडक्वार्टर है बर्न, और बर्न कौन सी जगह है? वो भी है मेरे दोस्त जेनेवा, का मतलब स्विट्जरलैंड। जैसे जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, उसी प्रकार बर्न एक जगह है जहां पर सार्वभौम डाक संघ का हेडक्वार्टर है। तो कहां पर सार्वभौम डाक संघ, या UPU बोल दे आपसे तो भी बर्न, स्विट्जरलैंड। अगला, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इंटरनेशनल बात हो रही है, क्योंकि जब UNO का मामला होता है तो अंतरराष्ट्रीय मामले हैं। विश्व स्तर पर जो संगठन है वो है अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट नहीं दोस्त, ट्रांसपोर्ट नहीं, टी का मतलब आता है सीधा ट्रांसपोर्ट या टूरिज्म नहीं। हमें समझना है कि कह क्या रहा है, टेलीकॉम से संबंधित दूर संचार है, अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ है। तो इसका भी कहां पर है मेरे दोस्त?
जेनेवा स्विट्जरलैंड। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार का भी हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न बनता है यूनेस्को, सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेता है यूनेस्को का हेडक्वार्टर है मेरे दोस्त पेरिस, विश्व की जन्नत। पेरिस को आगे जब प्रश्न कराएंगे वहां सभी तमाम तरीके के उपनाम भी कराएंगे। तो पेरिस को क्या कहते हैं? विश्व की जन्नत। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है? पेरिस। पेरिस कहां पर है? फ्रांस। पेरिस कहां पर है? फ्रांस। अगला विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न बनता है कि WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहां? प्रश्न बनता है तो WHO का भी हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो स्वास्थ्य का मतलब हेल्थ, हेल्थ का कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक, समुद्र से संबंधित अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन। तो भैया इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लंदन। और लंदन कहां? यूके। अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन या IMO, सीधा प्रश्न यहां पे से रख देता IMO इसका हेडक्वार्टर कहां पर? लंदन, यूके। अगला प्रश्न अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण जिसे आप IAEA भी कहते हैं, कई बार शॉर्ट फॉर्म में दे देता है IAEA, तो ये है वियना। कहां पर है मेरे दोस्त? वियना। अगला UN औद्योगिक विकास संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है? प्रश्न सीधा बनता है कि औद्योगिक विकास संगठन का हेडक्वार्टर कहां है, या प्रश्न बनता है यूनिडो का हेडक्वार्टर कहां है, या अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का हेडक्वार्टर कहां है, IAEA का हेडक्वार्टर कहां है। तो ये सब मामले मेरे दोस्त कहां पर है? वियना। ये कहां पर है? वियना। या आपसे वियना ना कह के ऑस्ट्रिया कह दे तो भी एक ही बात है, क्योंकि वियना कहां है? ऑस्ट्रिया में। तो UN औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो का हेडक्वार्टर कहां है? वियना। अगला विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कई बार प्रश्न बना है, सीधा प्रश्न बना है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा में है, पेरिस में है, बर्न में है, या नीदरलैंड में है। तो आपका आंसर सीधा हो जाएगा मेरे दोस्त जेनेवा। और जेनेवा कहां पर है? जेनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड। तो जेनेवा से संबंधित जो भी हेडक्वार्टर्स हों उन्हें एक बार जरूर देख लें। कम से कम 5 से 7 हेडक्वार्टर्स जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। तो उनको भी, उन पे भी कोई भ्रम ना हो, उन प्रश्नों से संबंधित कोई गलती ना हो, उनमें हम कंफ्यूज ना हो, उसके लिए उनको बार बार रिवीजन कर लें, एक पेपर में उन्हें एक साथ लिख लें ताकि हमसे कोई गलती ना हो। अगला पॉइंट विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका को पूर्व में WTO को 1995 से पहले क्या कहते थे? गेट, GATT, गेट कहते थे। विश्व व्यापार संगठन WTO को पूर्व में क्या कहते थे? गेट कहते थे। और इसको 1995 से विश्व व्यापार संगठन WTO बना और इसका हेडक्वार्टर कहां है? जेनेवा। तो प्रश्न 3 बनेंगे यहां से, मोल लीजिए 4 भी बन सकते हैं, 5 भी बन सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन को की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको पूर्व में क्या कहते थे? गेट या GATT कहते थे। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा। जेनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड। और WTO की स्थापना कब हुई? तो 1995। अगला व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि या संगठन, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि या संगठन CTBT कई बार सीधा प्रश्न बना है। व्यापक परमाणु
परीक्षण प्रतिबंध संधि कहां पर, सीधा पता, सीटीबीटी, तो इसका है भैया वियना, सीधा प्रश्न बनता है और इसका आंसर होगा वियना। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का वियना या सीटीबीटी। यूएन मानवाधिकार परिषद, यूएन मानवाधिकार परिषद, यूएनएचआरसी, यूएनएचआरसी, सीधा प्रश्न बनता है यूएन मानवाधिकार परिषद या यूएनएचआरसी, इसका है जेनेवा, और जेनेवा कहां पर, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न भैया सीधा प्रश्न पूछता है कि नाटो की स्थापना कब हुई, नाटो का हेडक्वार्टर कहां पर है, नाटो की फुल फॉर्म क्या है, तो एक एक करके हम इनको देखेंगे। नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां है, ब्रुसेल्स, और इसकी स्थापना कब हुई। ये 3-4 प्रश्न घुमा घुमा कर पूछता है, या तो उसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा, या उसका मुख्यालय पूछ लेगा, या उसका स्थापना का साल आपसे पूछ लेगा। एक प्रश्न अवश्य यहां से बन जाता है। तो नाटो, जिसे आप उत्तरी अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है और इसकी स्थापना कब हुई, 1949। अगला, एशिया, जैसे विश्व बैंक अलग है न्यूयॉर्क वाला, तो एशिया वालों का भी अपना बैंक है, एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एडीबी कह लीजिए आप, एडीबी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है मेरे दोस्त, इसका हेडक्वार्टर है मनीला। तो एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, मनीला। अगला, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, आर्थिक सहयोग करना और विकास का संगठन ओईसीडी, ओईसीडी का हेडक्वार्टर कहां पर है, वो है पेरिस, और पेरिस कहां पर है, फ्रांस में। तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का हेडक्वार्टर है पेरिस। अगला, आसियान, कई बार पूछता है, एसोसिएशन, देखो पहले आसियान को समझे, आसियान बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। ये क्या फुल फॉर्म है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियाई नेशन। क्या है इस संगठन का नाम, फिर बता रहा हूं, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। कौन, आसियान। दक्षिण पूर्वी जो देश है, एशियाई देश है, नेशन है, साउथ ईस्ट एशियाई नेशन का एसोसिएशन है। कौन, आसियान। और इसमें राष्ट्र कितने हैं, कई बार प्रश्न बना है कि इसमें राष्ट्र कितने हैं, इसमें टोटल राष्ट्र हैं 10। इसकी स्थापना कब हुई, 1967। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जकार्ता, और जकार्ता कहां पर है मेरे दोस्त, वो है इंडोनेशिया। कहां पर, इंडोनेशिया। तो ये जो संगठन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियाई नेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का जो संगठन है, उसे आप आसियान कहते हैं। दक्षिण एशियाई देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। और इसमें टोटल कंट्री कितने हैं, 10। प्रश्न बनता है 5, 7, 8, 10, तो आपका आंसर 10। कब स्थापना हुई, 1962, 1963, 1965 या 1967। आंसर हो जाएगा 1967। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, वो है जकार्ता, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न, अगला, यूएन परमाणु कार्यक्रम, कई बार परमाणु कार्यक्रम से पूछ लेता है। यूएन परमाणु कार्यक्रम, यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहां पर है, वो है नैरोबी, और नैरोबी कहां है, केन्या। नैरोबी कहां है, केन्या। अगला, यूरोपीय संघ, ईयू, यूरोपीय संघ, उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, बेल्जियम, ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स कहां है, बेल्जियम। यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन, जिसे आप यूरोपीय यूनियन भी कहते हैं, इसी यूरोपीय यूनियन पर का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। एक बात और यहीं साथ के साथ समझते चलो, भारत में G20 एक अभी संगठन जो है, G20 देशों का, जो विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक जो देश है, उनका एक संगठन है। उसका जो अभी सम्मेलन होगा, वो होगा नई दिल्ली, भारत में,
उसमें कितने राष्ट्र हैं? 19 प्लस एक और मुख्य संगठन, 19 राष्ट्र प्लस एक और वो जो एक और है वो है ईयू, और ईयू यही यूरोपीय संघ है, यही यूरोपीय जो संघ है वो उसका 19 से जो अगले वाला संघ है, जो G20 जो बना 19 प्लस एक, और जो वो 19 प्लस एक 20 होते हैं मिलकर, वो यही ईयू है, यूरोपीय संघ है। तो अगला प्रश्न, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये भी मेरे दोस्त कहां पर है? ये भी है जेनेवा, और जेनेवा कहां पर? स्विट्जरलैंड। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, कई बार प्रश्न बनता है कि यूरोपीय संघ ब्रुसेल्स में, यूरोपीय आर्थिक समुदाय जेनेवा में, क्योंकि ये G20 का एक संगठन है और उसी से संबंधित, तो यहां से भी प्रश्न बनने के चांस ज्यादा है, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का हेडक्वार्टर है पेरिस, और पेरिस कहां पर है मेरे दोस्त? वो है फ्रांस। अगला प्रश्न, सार्क, कई बार प्रश्न बना है, सार्क से कई बार प्रश्न बना है कि सार्क की स्थापना कब हुई, सार्क का हेडक्वार्टर कहां है? तो सार्क की स्थापना हुई 1985 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां है? काठमांडू। और काठमांडू कहां है मेरे दोस्त? नेपाल। क्लियर? तो सार्क बना 1985, और इसके जो वो है कौन हेडक्वार्टर? वो है काठमांडू। G8 की स्थापना कब हुई? 1975। G8 की स्थापना, कई बार सीधा प्रश्न बनता है, G8 की स्थापना कब बनी? 1975, फ्रांस। हेडक्वार्टर कहां G8 का? फ्रांस। अगला, अरब लीग की स्थापना कहां हुई? कहां इसका हेडक्वार्टर है? तो अरब लीग की स्थापना 1945, और अरब लीग का हेडक्वार्टर है काहिरा। और काहिरा कहां पर है मेरे दोस्त? वो है मिस्र में। कहां पर है काहिरा? मिस्र में। अगला, ओपेक, कई बार पेट्रोलियम से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन, पेट्रोलियम से संबंधित ओपेक की स्थापना कहां पर कब हुई? तो ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना, और वियना कहां पर? ऑस्ट्रिया। सीधा प्रश्न बनता है, वियना हेडक्वार्टर, वियना किसका? ओपेक का। स्थापना कब हुई? 1960 में। कहां पर हेडक्वार्टर? वियना, और वियना कहां है मेरे दोस्त? ऑस्ट्रिया। क्लियर? अगला पॉइंट, राष्ट्रमंडल से संबंधित भी प्रश्न बहुत बनता है, चाहे राष्ट्रमंडल देश हो, राष्ट्रमंडल खेल हो, कई बार प्रश्न बना है। तो राष्ट्रमंडल होता क्या है? इसे आप कॉमनवेल्थ भी कहते हैं। राष्ट्रमंडल को और अन्य किसी नाम से क्या जानते हैं? कॉमनवेल्थ। तो ये राष्ट्रमंडल कौन है? राष्ट्रमंडल में कितने देश हैं? कब इनकी स्थापना हुई? तो राष्ट्रमंडल में टोटल देश है 54, और ये वो 54 देश हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश के गुलाम रहे हैं। उन्हीं सब जो ब्रिटिश के अधीन रहे, उन्हीं देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया, और उस संगठन का नाम था राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ। राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ। और इस कॉमनवेल्थ की स्थापना कब हुई? 1926। कब स्थापना हुई? 1926। और दूसरा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? राष्ट्रमंडल का हेडक्वार्टर कहां है? वो है लंदन। क्लियर? और लंदन होना ही है, क्योंकि भाई मेन पावर कौन था जिसके अधीन थे? वो भी यूके, लंदन, ब्रिटेन। तो लंदन कहां पर है? यूके। अगला पॉइंट, रेड क्रॉस, कई बार प्रश्न बनता है, रेड क्रॉस पे हर तरीके से प्रश्न बनता है। तो रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा। प्रश्न सीधा बनता है, रेड क्रॉस का जो हेडक्वार्टर है वो कहां है? जेनेवा। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना हुई। कितनी बार नोबेल मिल चुका है? 3 बार। 1, 2, 3 या 4? तो आपका आंसर हो जाएगा 3 बार इसको नोबेल मिल चुका है। इसको दिवस कब मनाया जाता है? रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? वो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला, गुट निरपेक्ष आंदोलन मतलब कोई गुट है उससे तटस्थता की नीति रखना।
अपना एक अलग उससे तटस्थ रखना, उसी से संबंधित गुट निरपेक्ष है, गुटों से अलग रहना, अपनी तटस्थ नीति अपनाना। नाम, कई बार NAM गुट निरपेक्ष आंदोलन, नेम जो ये है इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, और जकार्ता कहां पर है? इंडोनेशिया। गुट निरपेक्ष आंदोलन, बेलग्रेड सम्मेलन आपने सुना होगा, बेलग्रेड सम्मेलन, बेलग्रेड सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन का अपना प्रभाव में आया। ईयर था 1961 और जगह कौन सी? जकार्ता। और जकार्ता कहां पर है मेरे दोस्त? इंडोनेशिया। कई बार सीधा प्रश्न बनता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या बोलते हैं? नेम, और ईयर 1961, जगह जकार्ता, कहां? इंडोनेशिया। तो एक एक प्रश्न अलग अलग तरीके से आपको समझाते हुए चलेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल, सीधा प्रश्न बनता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल इसका हेडक्वार्टर कहां है? एमनेस्टी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर कहां पर? लंदन। और लंदन कहां पर है मेरे दोस्त? यूके। इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस, इंटरनेशनल पोल से पुलिस, तो इंटरनेशनल पुलिस का हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस। और पेरिस कहां पर है मेरे दोस्त? फ्रांस में। तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां है? पेरिस, फ्रांस में। अगला पॉइंट, ब्रिक्स कई बार पूछता है। बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना। ये कब तक? 2009 तक। एक एक पॉइंट बिल्कुल अलग अलग, क्लियर, बिल्कुल पानी की तरह साफ आपको सिखाया जाएगा। बी से ब्राजील, आर से इंडिया, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना। और होता क्या है, इन सभी ने मिलकर, पहले इन चारों को आप क्लियरली समझ लें। एस को थोड़ा रुकिए, पहले ब्रिक था। ब्रिक 2009 में ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना मिला। यह एक आर्थिक संगठन के रूप में हुआ। पहला सम्मेलन इसका 2009 में रसिया में हुआ, तब यह ब्रिक था। तो साउथ अफ्रीका एक देश आता है और वह भी इसका संगठन बनने की अपनी सहमति दर्शाता है। तो वो समय था 2010 में, और 2011 में वह एक सदस्य राष्ट्र के रूप में, कब? 2011 में साउथ अफ्रीका एक सदस्य राष्ट्र के रूप में इसमें शामिल हुआ। तो ईयर हो गया 2011, और ब्रिक्स से क्या बन गया? ब्रिक्स। और ये एस क्या था? यही तो साउथ अफ्रीका था मेरे दोस्त, पहले ब्रिक, और एस 2011 में लगने के साथ ही ये क्या बन गया? ब्रिक्स हो गया। क्लियर? और अब प्रश्न बनता है, ब्रिक्स बैंक, भाई वर्ल्ड बैंक देख लिया, एशियाई बैंक देख लिया, तो ब्रिक्स वाले भी तो अपना बैंक बनाएंगे। इन्होंने बैंक बना, वो बना कहां पर? संघाई, चीन में। प्रश्न बनता है ब्रिक्स बैंक कहां पर है? तो ब्रिक्स बैंक संघाई में। प्रश्न यही समझ लो, वर्ल्ड बैंक कहां पर? न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क में। अगला पूछता है एडीबी, एशियाई का, एडीआई, एशियाई विकास बैंक, एडीबी का कहां पर? मनीला में। और प्रश्न बनता है ब्रिक्स बैंक्स कहां पर? ब्रिक्स बैंक्स है मेरे दोस्त संघाई, चीन में। तो एक एक पॉइंट, एक एक जगह से जो प्रश्न बनता हो उसे एक एक कलई हम उसकी खोलते हुए जाएंगे, ताकि कोई प्रश्न आपसे छूटे ना। यही तो अनुभव होता है, यही तो आपको पढ़ाने का तरीका होता है। क्या ऑनलाइन वन पर्सन ने एक पॉइंट आपको पढ़ा दिया, प्रश्न उसके जस्ट साइड का बन गया। मान लो आपको ब्रिक बता दिया, ब्रिक्स कहां पर बता दिया, भैया ये यहां पर होता है। अगले में पूछ लिया कि साउथ अफ्रीका में कब शामिल हुआ, कौन सा संगठन है, किस देश में क्या है, ब्रिक्स बैंक कहां है। तो एक एक पॉइंट पता होना चाहिए। इसी का मतलब सिलेबस तैयार कराना होता है कि कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। अगला, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पर? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक होते हैं, जो ओलंपिक है उनका हेडक्वार्टर कमेटी का कहां पर है? वो है लुसाने। और लुसाने कहां पर है मेरे दोस्त? वो है स्विट्जरलैंड। लुसाने एक जगह पे है जहां अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है, उसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न बनता है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां है? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है मेरे दोस्त न्यूयॉर्क। अगला, एस्केप का हेडक्वार्टर कहां है? सीधा प्रश्न पूछता है, वो है बैंकॉक। अंकटाड का मतलब है यूएन व्यापार विकास सम्मेलन, इसका अंकटाड का हेडक्वार्टर कहां है?
वो है जेनेवा। सीधा प्रश्न पूछता है जेनेवा, और जेनेवा कहां पर है? वो है स्विट्जरलैंड। अगला, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, विश्व के, क्योंकि जीवों से संबंधित बहुत सरकार की पहल है तो इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर बन जाया करते हैं। तो विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष WWF, WWF का है ग्लांड स्विट्जरलैंड। कहां पर? ग्लांड स्विट्जरलैंड। ग्लांड स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। किसका? विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, वर्ल्ड वाइड का जो संरक्षण कोष है WWF, वो है ग्लांड स्विट्जरलैंड। अगला, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और विकास संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है? वो है पेरिस। और पेरिस कहां पर है मेरे दोस्त? वो है फ्रांस। क्लियर? तो इस तरीके से एक एक प्रश्न, एक एक संगठन, उसका सम्मेलन, उसका स्थापना दिवस आपको बड़े तरीके से कराया गया। और इनको कराने का मेन मकसद ये है मेरे दोस्त, इन सभी को कराने का मेन मकसद ये है कि ये सभी संगठन विशेष रूप से विश्व स्तर पर बहुत किफायती हैं, जरूरी, और अक्सर इनसे प्रश्न बन जाते हैं, इनकी स्थापना से संबंधित, इनसे ईयर से संबंधित, इनके जहां मुख्यालय है उनसे संबंधित, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। एक प्रश्न अवश्य यहां से बनता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को आप रिवाइज करते रहें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।